आप सभी का एक बार पुनः स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 में कई संसाधनों की चर्चा कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें भूमि और मृदा की चर्चा कर चुके हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जल संसाधन, जल बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, प्रेशियस रिसोर्स है। भोजन के बिना हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना कुछ ही दिनों में स्थिति खराब होने लगती है। और यह भी हम लोग ये कहते रहते हैं कि जल ही जीवन है। तो क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब अगर हम अपने भूपृष्ठ को देखें, भूपृष्ठ अर्थ क्रस्ट जिस पर हम निवास करते हैं, तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग पर जो 2/3 से भी अधिक है, 3/4 से थोड़ा सा कम है, पर पानी ही पानी है, वाटर है। और मात्र 29% भाग पर स्थल है, लैंड है। तो पानी तो पृथ्वी पर भूपृष्ठ पर काफी अधिक क्षेत्रफल पर है। इसी के कारण हम पृथ्वी को जल ग्रह, वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। और इसी के कारण अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। लेकिन ये 71% जो वाटर है, इसका क्या हम उपयोग करते हैं? उपयोग करने लायक है? तो हम जल को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक लवणीय जल यानी खारा जल, सैलाइन वाटर। तो एक कुल जल का 97.3% जो भूपृष्ठ पर उपलब्ध है, लवणीय जल है, जिसका उपयोग सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं। अर्थात पृथ्वी के अधिकांश भाग में जल होने के बाद भी जल बहुत ही दुर्लभ संसाधन है, क्योंकि 97.3% लवणीय जल है यानी खारा जल है। और मीठा जल जिसे फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसका मुख्य रूप से हम उपयोग करते हैं, ये मात्र 2.7% है, मात्र 2.7% है। अब इस 2.7% में भी क्या हम सभी जल का उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस जल की अधिकांश मात्रा भी दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां अत्यधिक ठंडक पड़ती है वहां बर्फ के रूप में, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में, और नदी झील आदि में भी पाया जाता है। तो क्या इसमें से कितने जल का उपयोग हम कर सकते हैं? तो इस 2.7% जल का 70% भाग यानी अधिकांश भाग हिमखंड के रूप में, बर्फ की चादर के रूप में पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में, उच्च अक्षांशीय प्रदेश में या उच्च पर्वतीय प्रदेश में जहां अत्यधिक ठंडक पड़ती है। यानी अब बहुत ही कम मात्रा में जल हमें उपयोग के लिए उपलब्ध है। ये 70% जल है, ये ध्रुवीय प्रदेश में है, पोलर रीजन में। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दोनों ठंड के कारण बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड, विश्व के मानचित्र पर ग्रीनलैंड को देखिएगा, बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है जो बर्फ से ढका हुआ है। पर्वत के ऊपरी भागों में बर्फ है। तो इस तरह से ये आसानी से उपलब्ध होने वाला जल नहीं है। तो अब जल का बहुत ही कम भाग जिसका उपयोग हम सामान्य रूप से करते हैं, वो नदी में है, झील में है, तालाब में है, झरना और सोते के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और कुछ जल का उपयोग हम भूमिगत जल को निकाल कर करते हैं। तो इस तरह से जल बहुत ही दुर्लभ है संसाधन, अधिकांश भाग में उपलब्ध रहने के बावजूद भी। अब ये जो अलवणीय जल, फ्रेश वाटर है, जिसका हम उपयोग करते हैं, ये मुख्य रूप से कहां पाया जा रहा है?
तो यह जल मुख्य रूप से पाया जा रहा है नदी में, स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर या मीठा जल, नदी, झील, तालाब, वायुमंडल में वाष्प के रूप में, वायुमंडल आदि में पाया जाता है। और ये जल भी अस्थिर नहीं है, बल्कि जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजी कहते हैं जल से संबंधित अध्ययन को। तो इसके माध्यम से स्थल से, मान लिया जाए कि हम स्थल बनाए और ये समुद्र का सतह है, सी लेवल है, ये जल है, समुद्र है, समुद्र, ये स्थल है। तो स्थल से प्रवाहित होकर समुद्र में जाता है और ये जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और फिर संघनित होकर के बादल बनता है और बादल बनकर पुनः वर्षा के रूप में स्थल पर आता है और स्थल से प्रवाहित होकर पुनः समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से एक चक्र बन जाता है और इस चक्र को ही कहते हैं जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो यह जल भी अपने स्थान को बदलते रहता है, एक निश्चित जगह पर नहीं रहता है। विभिन्न रूप में, बर्फ के रूप में, जल के रूप में, वाष्प के रूप में ये अपना रूप और स्थान बदलते रहता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण, जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल के उपयोग में निरंतर वृद्धि होते चला गया है और निरंतर वृद्धि होने के कारण जल की से संबंधित कई प्रकार की, यानी जल की उपलब्धता से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। जनसंख्या बढ़ने के कारण और कई क्षेत्रों में विकास होने के कारण अलग अलग क्षेत्र में भी जल की मांग बढ़ी है। जैसा कि हम ऊपर के ग्राफ में देख रहे हैं, एक कि जल का उपयोग मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो जल का उपयोग मुख्य रूप से जो धरातलीय जल है, सतह पर है, नदी के रूप में, झील के रूप में, तालाब के रूप में, उसका उपयोग मुख्य रूप से 89%, 89% कृषि कार्य में, मुख्य रूप से उसमें भी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, और मात्र 2% उद्योग में उपयोग किया जाता है और 9% घरेलू कार्य में, डोमेस्टिक कार्य में किया जाता है। उसी तरह से दूसरा जो बार डायग्राम देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं भूमिगत जल का उपयोग, जो भूमि के अंदर से निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, उसका उपयोग किस क्षेत्र में कितना हो रहा है। तो उसका उपयोग कृषि क्षेत्र में 92% हो रहा है, यानी धरातल के जल से ज्यादा कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है। उसी तरह से उद्योग में 5% जल का उपयोग हो रहा है और घरेलू कार्य में 3% जल का उपयोग हो रहा है। तो ये हम देख रहे हैं एक डाटा कि किस क्षेत्र में कितना जल का उपयोग हो रहा है। अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो जल का मुख्य उपयोग सिंचाई के लिए हो रहा है। उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योग में जल की आवश्यकता होती है। पशुपालन के क्षेत्र में जल की आवश्यकता होती है, मत्स्य पालन के लिए जल की आवश्यकता है। घरेलू क्षेत्र में पेयजल, पीने के लिए जो बिल्कुल स्वच्छ जल चाहिए, उसकी जरूरत है। तो इस तरह से जल का उपयोग का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है और जल की मात्रा भी उपयोग की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो जिसके कारण जल की उपलब्धता संबंधी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। तो जल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी जल का संरक्षण भी अति आवश्यक है। तो जल को बचाने के लिए हम लोगों को सबसे बड़ा उपाय करना चाहिए वर्षा जल का संचयन। वर्षा जल का संचयन यानी वर्षा जल को जमा करना चाहिए, संचय करना चाहिए। अब कहाँ कर सकते हैं, तो घर के ऊपर छत पर टंकी बनाकर कर सकते हैं, छत पर टंकी, तथा भूमिगत टंकी बनाकर कर सकते हैं, भूमिगत टंकी,
और इसी के लिए एक टर्म आता है जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब कृषि होता है। तो क्या हम जल का, पानी का कृषि करेंगे, खेती करेंगे? तो नहीं, जैसे फसलों का उत्पादन करते हैं उस तरह से हम कृषि नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो जल जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं और बर्बाद हो जाता है उसको हम सुरक्षित करें, बचाएं, संचित करें। तो यही जल की कृषि है, वाटर हार्वेस्टिंग है। और जल सबसे अधिक वर्षा के रूप में जब ऊपर से नीचे आकर प्रवाहित हो जाता है तो उस वर्षा वाले जल को अगर हम टंकी बनाकर भूमिगत कर सुरक्षित करेंगे तो यह वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसके कई लाभ हैं। हम सीधा उपयोग कर सकते हैं घरेलू कार्य में, उद्योग में, सिंचाई के लिए, और इससे भूमिगत जल स्तर का लेवल भी मेंटेन रहता है। तो अब वर्षा जल संचयन, हाँ एक चीज और जानना चाहिए आप लोगों को कि भारत में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एक बहुत बड़ा पुरस्कार है पूरे एशिया महाद्वीप के स्तर पर, तो वह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा चुका है। इन्होंने मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान में मुख्य रूप से है, उन क्षेत्रों में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, आहर पोखर आदि होते हैं, उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर हरा भरा कर दिया, और जो सूख जाता था जल का स्रोत अब उसमें जल रहता है। इसलिए इनके प्रयास के कारण इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब वर्षा जल संचयन के बाद देखते हैं धरातलीय जल का संचयन। धरातल पर जो जल है वो जल बर्बाद हो रहा है, उसको सुरक्षित कैसे करें? तो धरातलीय जल संचयन यानी धरातल पर प्रवाहित होने वाले सरफेस वाटर को बचाना है, और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है वृक्षारोपण करना, प्लांटेशन। वृक्षारोपण से क्या होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के जल को वृक्ष रोक देता है तेज प्रवाहित होने से, और जिसके कारण अधिक मात्रा में जल अंडरग्राउंड होता है। और वृक्षारोपण के कारण वायुमंडल में नमी भी होती है, और नमी के कारण वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। उसी तरह से सिंचाई जो करते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे जल का सर्वाधिक उपयोग 90 से 92% तक कृषि कार्य में होता है, और कृषि कार्य में भी मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है। तो सिंचाई के तरीका में परिवर्तन लाने की जरूरत है। सिंचाई के परिवर्तित रूप यानी तरीका में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जैसे शुष्क क्षेत्रों में, अर्थात जहां वर्षा कम होती है, भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है। अगर भारत के पश्चिमी भाग को देखिएगा तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक का बहुत बड़ा क्षेत्र, ये सब शुष्क क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में सिंचाई के नए नए तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे ड्रिप वाटर इरिगेशन। ड्रिप वाटर इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, ये सब नए तरीके हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, तो ये स्प्रिंकल छिड़काव सिंचाई क्या है? तो वर्षा जल की तरह ही कम जल को फुहारे के रूप में मशीन के द्वारा ऊपर से छिड़का जाता है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। तो कम जल में अधिक समय तक और अधिक क्षेत्र में नमी को बरकरार रख सकते हैं। उस तरह से बूंद बूंद सिंचाई में सीधे फसल के जड़ में ही पानी डालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे जल की बचत होती है। और इसी तरह से जल के पुनर्चक्रण, चूंकि यह एक साइक्लिक चक्रीय संसाधन है, तो जल के पुनर्चक्रण पर भी बल देने की जरूरत है। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने जल की उपयोगिता, जल से संबंधित समस्या तथा जल के संरक्षण के उपायों की चर्चा किए। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे जल के बाद वन एवं वन्य जीवन तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं उनका संरक्षण। धन्यवाद, थैंक यू।